साल था 1848। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक सपना है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो का सपना। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हर देश एक आज़ाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। जरा इस जुलूस को देखिए। यूरोप और अमेरिका के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जमीन पर बिखरे हैं राजशाही के टूटे हुए ताज और सिंहासन। ऊपर आसमान से जीसस, संत और फरिश्ते देख रहे हैं, जैसे देशों के बीच इस भाईचारे को अपनी दुआएं दे रहे हों। कितना खूबसूरत, कितना आदर्शवादी सपना था ये। लेकिन सवाल ये है कि ये सपना हमारी आज की हकीकत बना कैसे? सूर्यों का वो सपना तो बहुत सुंदर था, पर 18वीं शताब्दी का यूरोप असलियत में बिल्कुल अलग था। वो कोई साफ सुथरा नक्शा नहीं, बल्कि कई राज्यों और साम्राज्यों की एक उलझी हुई खिचड़ी थी। यहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे। सोचिए, एक ही राजा के नीचे ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, न जाने कितने अलग अलग तरह के लोग रहते थे। सबकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। उनकी वफादारी किसी देश से नहीं थी, सिर्फ अपने राजा से थी। और इन्हीं साम्राज्यों के बीच एक नए विचार ने जन्म लिया, राष्ट्र राज्य का विचार, नेशन स्टेट। यही वो मंजिल थी जिसके लिए सारे राष्ट्रवादी आंदोलन लड़े जा रहे थे। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक एहसास था, एक कॉमन पहचान का, कि हम सब एक हैं। ये सोचना कि एक देश के लोगों का एक साझा इतिहास और एक साझा भविष्य है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। अर्नस्ट रेनन ने इसी बात को और भी खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है। मतलब कोई देश सिर्फ इसलिए देश नहीं है कि वहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हैं या एक ही जगह पर रहते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो हर रोज एक साथ रहने का फैसला करते हैं। ये एक रोजाना का वादा है, एक साझा इच्छा शक्ति है। तो सवाल ये है कि ये विचार हकीकत में कैसे बदला? इसकी पहली और सबसे जोरदार चिंगारी भड़की 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इसी क्रांति ने दुनिया को दिखाया कि एक मॉडर्न देश असल में बनाया कैसे जाता है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए। जरा सोचकर देखिए, एक सुबह आपको पता चले कि अब आप किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिक हैं। ये कितना बड़ा बदलाव था। पावर राजा के हाथ से निकलकर सीधे लोगों के हाथ में आ गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे नए आइडियाज ने लोगों में हम की भावना जगाई। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा आया, और सबसे जरूरी, पूरे देश में सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए। और फिर एंट्री हुई नेपोलियन की। हाँ, ये सच है कि उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लेकिन उसने क्रांति के इन विचारों को अपनी तलवार की नोक पर पूरे यूरोप में फैला दिया। उसका नेपोलियनिक कोड, उसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए, कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को एक जैसा और आसान बना दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। फ्रांसीसी शासन का हर जगह स्वागत नहीं हुआ। शुरू में तो कई जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं को आज़ादी के मसीहा के तौर पर देखा, पर यह उत्साह बहुत जल्द दुश्मनी में बदल गया। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और जबरदस्ती सेना में भर्ती ने सारे अच्छे सुधारों पर पानी फेर दिया। और बस यहीं से 19वीं सदी का असली ड्रामा शुरू होता है। एक तरफ था राष्ट्रवाद का ये नया पावरफुल आइडिया जो लोगों को जोड़ रहा था, और दूसरी तरफ थे पुराने साम्राज्य जो अपनी ताकत छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये लड़ाई थी यूरोप के भविष्य की लड़ाई। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप की पुरानी ताकतों को मौका मिल गया। उन्होंने वियना में मीटिंग की और मानो घड़ी की सुइयां पीछे घुमाने की कोशिश की। जिन राजाओं को नेपोलियन ने हटाया था, उन्हें वापस गद्दी पर बिठा दिया। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो आज़ादी और राष्ट्रवाद जैसे खतरनाक विचारों को कुचल सके। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख। लेकिन आप विचारों को दबा नहीं सकते, है ना? जमीन के ऊपर भले ही पाबंदियां थीं, लेकिन जमीन के नीचे सीक्रेट सोसाइटियों में यूसेप मेज़ीनी जैसे क्रांतिकारी एक नए यूरोप का सपना बुन रहे थे। मेज़ीनी का मानना था कि भगवान ने देश बनाए हैं, साम्राज्य नहीं। उनके विचार इतने पावरफुल थे कि मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, कला में भी लड़ी जा रही थी। एक तरफ देखिए, रोमांटिक कलाकार अपनी पेंटिंग्स और कविताओं से लोगों की भावनाओं को जगा रहे थे, आज़ादी के लिए माहौल बना रहे थे।
जैसे इस पेंटिंग ने ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरे यूरोप में हमदर्दी पैदा कर दी। और दूसरी तरफ है ये कार्टून, जो उस दौर की सख्त सेंसरशिप का मजाक उड़ा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां सोचने तक पर पाबंदी। फिर आया साल 1848। पूरे यूरोप में उदारवादी क्रांतियों की एक लहर उठी, लेकिन वो नाकाम रही। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद देश बनाने का काम सपने देखने वाले लोगों के हाथ से निकलकर ताकतवर और रूढ़िवादी नेताओं के हाथ में आ गया। वो अब सपनों की नहीं, बल्कि सत्ता, जंग और डिप्लोमेसी की भाषा बोलते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी को एक करने के लिए एक बड़ी कोशिश हुई, एक संविधान बनाया गया, सब कुछ तैयार था। लेकिन जब पार्लियामेंट ने प्रशा के राजा को लोकतांत्रिक जर्मनी का ताज ऑफर किया तो उसने मना कर दिया। बस उदारवादियों का सपना वही टूटकर बिखर गया। और अब सीन में एंट्री होती है प्रशा के मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क की। बिस्मार्क सपनों में यकीन नहीं रखते थे। वो यकीन करते थे आयरन एंड ब्लड में, यानी लोहे और खून में। उनका कहना था कि बड़े सवाल भाषणों से नहीं, लोहे और खून से हल होते हैं। और उन्होंने ठीक वही किया। सिर्फ 7 साल, 3 बड़ी जंगें, और जर्मनी प्रशा के नेतृत्व में एक हो गए। और ये नतीजा था बिस्मार्क की आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का। जरा देखिए, पेरिस के बाहर वर्साई का वो मशहूर शीश महल, और वहां जर्मन एम्पायर के बनने का ऐलान हो रहा है। ये तस्वीर सिर्फ एक नए देश के जन्म की नहीं है, ये प्रशियन मिलिट्री और स्टेट पावर के दबदबी का ऐलान है, जिसने इस देश को बनाया था। अब इटली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, पर यहाँ के किरदार बड़े दिलचस्प थे। एक तरफ थे कैवर, एक मास्टर डिप्लोमैट जो शतरंज की बिसात की तरह पॉलिटिक्स खेलते थे। दूसरी तरफ थे गैरिबाल्डी, एक जोशीले क्रांतिकारी जिनके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार थे। और आखिर में थे राजा विक्टर इमैनुअल, जो इस पूरे यूनाइटेड इटली का चेहरा बने। और ये कार्टून इटली के यूनिफिकेशन की पूरी कहानी एक ही तस्वीर में कह देता है। देखिए कैसे क्रांतिकारी गैरिबाल्डी राजा को इटली नाम का ये जूता पहनाने में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, क्रांति ने जो जमीन जीती उसे राजा को सौंप दिया गया, एक देश बनाने का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन कहानी का एक और पहलू है। जैसे जैसे देश बनते गए, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का मतलब भी बदलने लगा। 19वीं सदी के आखिर में वो खूबसूरत सपना एक खतरनाक मोड़ ले रहा था। याद है सूर्यों की वो पेंटिंग वाला सपना? खैर 19वीं सदी के आखिर तक आते आते वो सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। अब नेशनलिज्म का मतलब आज़ादी नहीं, बल्कि आक्रामकता बन गया था। देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हमेशा लड़ने को तैयार। मेरा देश महान है वाला विचार अब सिर्फ मेरा ही देश महान है में बदल चुका था। इसका सबसे विस्फोटक उदाहरण था बाल्कन इलाका, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाने लगा। सोचिए, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर बिखर रहा था, दूसरी तरफ कई स्लाव देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और इन सब के बीच रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतें अपना अपना फायदा देख रही थी। माहौल में टेंशन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस नए आक्रामक नेशनलिज्म को जल्द ही एक और खतरनाक दोस्त मिल गया, इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। अब एक देश कितना महान है, ये इस बात से तय होने लगा कि वो दूसरे कितने देशों पर कब्जा करता है। ये नक्शा देखिए, ये ब्रिटिश एम्पायर का जश्न मना रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे दूसरे देशों को गुलाम बनाना एक नेशनल प्राइड की बात बन गई थी। और नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की इस खतरनाक दोस्ती का अंजाम बहुत भयानक हुआ। साल था 1914, जब इसी गठजोड़ ने एक छोटी सी चिंगारी को आग में बदल दिया और पूरे यूरोप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही में ढकेल दिया। तो देखिए, एक कलाकार के खूबसूरत सपने से शुरू हुई कहानी कहां से कहां पहुंच गई। राष्ट्रवाद ने पुराने साम्राज्यों को तोड़कर आज की दुनिया बनाई।